हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द वायस। वायस जो आपको क्लेट, यूजी और पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हम पढ़ेंगे आज वायस। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम स्पेशली क्लासेस लेने वाले हैं क्लेट, यूजी और पीजी की इंग्लिश सिलेबस। कौन सी? इंग्लिश सिलेबस, जिसमें हम सब पढ़ेंगे मिशन फॉर क्लेट के तहत। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जल्द से जल्द 1000 तक पहुंचा दीजिए। आज हम सब पढ़ने वाले हैं द वायस। वायस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और वाच्य के कुल 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2। वायस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य या प्रधान। वायस के कुल 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वायस, जिसे हम कहते हैं कर्तावाच्य या कृतवाच्य। ये कर्तावाच्य कृतवाच्य क्या होता है, जरा इससे पहले समझ लेते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि जिस किसी भी वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मुकेश आम तोड़ता है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि मुकेश आम तोड़ता है। तो इसमें ये आम तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मुकेश कर रहा है। तो मुकेश क्या है? हमारा करता है। मतलब वाक्य का जो कोई भी देखरेख करता है या वाक्य में जो मुखिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तो यदि वह मुखिया करता हुआ तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, और यदि वाक्य का मुखिया कर्म हुआ तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसे हम कहते हैं कर्म प्रधान। कर्म प्रधान में क्या होता है कि आम मुकेश के द्वारा तोड़ा गया। आम मुकेश के द्वारा तोड़ा गया। तो इसमें हमारा जो आम वर्ड है वो क्या है? वो प्रधान है ना। तो आम क्या है? हमारा कर्म है। क्या हमने काम किया? आम तोड़ने का। किसके द्वारा हुआ? मुकेश के द्वारा। तो इसमें आम हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। और इस वाले ऊपर वाले वाक्य में तो आम तोड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा था? कर्ता के द्वारा, जिसे हम मुकेश कहते हैं। और तो ये हमारा कर्ता हो गया, जिसे हम एक्टिवाइज कर सकते हैं। और जो कर्म है आम, इससे यदि कोई वाक्य प्रारंभ हो तो इसे हम पैसिवाइज कहते हैं। मीन्स सिंपली समझते हैं कि जो एक्टिवाइज होता है यह सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? सब्जेक्ट को, अर्थात कर्ता को इंडिकेट करता है। और जो कर्म होता है, कर्म जिसे हम पैसिवाइज कहते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो तो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट से हो तो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य अर्थात कर्मवाच्य, जिसे पैसिवाइज कहा जाता है। तो ये तो साधारण से थे नहीं उसकी परिभाषाएं कि कर्तावाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है। अब जरा हम देखते हैं कि कर्तावाच्य और कर्तावाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। मीन्स तो हम लोग देखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो पहले हम एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का रूल क्या था? मीन्स जो कुछ भी हम टेंस बनाते हैं, टेंस का रूल कैसे होता है? सिंपल से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एंड लास्ट में कंप्लीमेंट लिखते हैं, जिसे मदर वर्ड भी कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में आपका सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं, या इन शॉर्ट लिखिए वर्ब। फिर उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में होता है हमारा कंप्लीमेंट। इसे हम अदर वर्ड अर्थात OW भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल से वाक्यों को बनाने के लिए सेंटेंस है। तो देखिए जरा, जो ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, इसको हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। और यदि इसी का पैसिव वॉइस बोल दिया जाए बनाने के लिए, तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में
सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। एंड लास्ट में हम प्रयोग करते हैं कंप्लीमेंट के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट। अभी कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये हो कैसे रहा है। तो देखिए, अभी आपको शुरू में बताया गया कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, और वहीं पैसिव वॉइस में क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको इन शॉर्ट दूसरे नियम से भी समझ सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से, ताकि हमें ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम याद हो सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसे भूल जाते हैं। तो चलिए इन शॉर्ट देखते हैं। देखिए, एक जंगल में या कह सकते हैं कि एक ही राज्य में दो राजा रहते थे। एक राज्य में क्या रहते थे, दो राजा। एक का नाम सब्जेक्ट था, यह किंग था, और एक का नाम ऑब्जेक्ट था, यह भी किंग था। तो एक राज्य में दो राजा रहते थे, एक का नाम सब्जेक्ट था, दूसरे का नाम ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट जो था वह बहुत ही डरपोक प्रवृत्ति का था। डरपोक जानते हो ना, मतलब फियरलेस पर्सन था, और फियरलेस पर्सन था ऑब्जेक्ट। वह एक बार किंग सब्जेक्ट को धमकी दे डाली। किंग सब्जेक्ट को जब उसने धमकी दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो किंग सब्जेक्ट अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑब्जेक्ट के इलाके में घुस गया कि मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बॉडीगार्ड का क्या नाम था, बाई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट भय के कारण सोचता है कि वह मेरे राज्य में घुस गया है और मुझे जान से मार देगा, तो इसलिए वह बचने के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के राज्य में जाकर के छिप जाता है। आप सब जानते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुनिया में अपने दुश्मन को ढूंढता है, लेकिन अपने घर में कभी नहीं ढूंढता। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या होता है, भाग करके सब्जेक्ट के इलाके में आकर घुस जाता है। जब यह बात सब्जेक्ट को पता चलती है, तो जो ऑब्जेक्ट का मंत्री था, कंप्लीमेंट जिसे हम अदर वर्ड कहते हैं, जो मंत्री था, इसको सब्जेक्ट ने पैसे दे करके अपने आप में मिला लिया। ठीक है, क्या किया, पैसे देकर के ऑब्जेक्ट के मंत्री अर्थात अदर वर्ड जिसे हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, उससे अपने आप में मिला लिया। जब यह चीज़ ऑब्जेक्ट ने देखा कि उसके मिनिस्टर को सब्जेक्ट ने अपने में मिला लिया है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, सब्जेक्ट के मिनिस्टर अर्थात हेल्पिंग वर्ब को घूस खिलाकर अपने में मिला लेता है। और जब यह बात सब्जेक्ट को पता चलती है, तो भाई सब्जेक्ट बहादुर था ही, तो क्या करता है, वह सीधे से ऑब्जेक्ट का जो लड़का था वर्ब, उस पर आक्रमण कर देता है और उसका कान 3 बार पकड़ करके खींचता है, और वह 3 बार चिल्लाता है। जैसे वह उसके कान को पकड़ कर खींचता है, तो वो 3 बार चिल्लाता है, आई आई आई। तो उसी समय क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का नियम। तो पैसिव वॉइस बनाने के साधारण से नियम क्या हुए, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, एंड लास्ट में सब्जेक्ट। आप इसे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे पढ़ाने के लिए निकले। इसमें देखिए, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी गोइंग टू अदर प्रोसेस। ये तो थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात। अब जरा बात करते हैं कि कितने टेंसेज का एक्टिव पैसिव बनता है। कितने टेंसेज का क्या बनता है, एक्टिव पैसिव। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कुल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कुल 8 टेंसेज का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कुल कितने टेंसेज का बनता है, 8 टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है। जैसे देखिए, पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स जब भी सिंगल वर्ब आ जाए, या वर्ब में यस या ईएस आ जाए, या डू या डज आ जाए, ठीक है, ये सब जब कभी भी आ जाए तो करना क्या है, इसे सीधा सा हम लेकर जाएंगे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसका इज एम या आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इज एम या आर में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राम प्लेज द मैच इन द फील्ड। ठीक है, राम प्लेज द मैच इन द फील्ड। तो ज़रा देखिए, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड लास्ट में क्या है? कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड है। और पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या थे आपके? ज़रा एक बार रिकॉल करिए। पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या थे बेटा? सबसे पहले हम क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, फिर अदर वर्ड लिखते थे, लास्ट में बाय लिखते थे और इन लास्ट सब्जेक्ट लिखा करते थे। यह रूल था ना? तो देखिए, राम प्लेज मैच इन द फील्ड है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। पैसिव वॉइस का नियम यही कहता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच, तो द मैच। ठीक है, द मैच हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो ज़रा देखिए, इसमें क्या लगा है? प्लेज में यस लगा है ना बेटा? तो यस लगा है तो क्या बताया गया? वर्ब में यस या ईएस हो या सिर्फ वर्ब हो, तो क्या प्रयोग करना है? इज एम आर प्रयोग करना है। किसमें? पैसिव वॉइस में प्रयोग करना है। कहाँ प्रयोग करना है? पैसिव वॉइस में। कब? जब एक्टिव वॉइस में ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जब ये चीज़ होगी तो पैसिव वॉइस में ये चीज़ बनेगा। तो देखो, मैच क्या है? हमारा एक वचन है, तो एक वचन में क्या प्रयोग होता है? इज। ठीक है, द मैच इज। अब क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो, वर्ब हमारा क्या है बेटा? प्ले है ना? तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड, PLAYED। द मैच इज प्लेड। फिर उसके बाद क्या रखना है? अदर वर्ड रखना है। अदर वर्ड क्या है? इन द फील्ड। क्या है? इन द फील्ड। अब उसके बाद अदर वर्ड के बाद क्या रखना है? बाई। एंड लास्ट में सब्जेक्ट क्या है? राम है ना बेटा? तो यहाँ क्या लिख देंगे? राम। ये चीज़ समझ में आई? समझ में आ गई होगी। जरा एक बार फिर से देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, अर्थात वर्ब हो या वर्ब में यस या ईएस लगा हो, डू हो या फिर डज हो, तो उसे हम इज एम आर में बदलते हैं। ठीक है, और जैसे देखो, राम प्लेज द मैच इन द फील्ड, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था? राम, वर्ब हमारा था प्लेज, मैच क्या था? ऑब्जेक्ट, इन द फील्ड क्या था? अदर वर्ड था। तो इसको देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या रखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द मैच, तो हमने लिखा द मैच। द मैच हमारा क्या था? एक वचन, तो एक वचन में यहाँ देखो इज लगता है, आप सबको पता है टेंस वाइज, तो हमने यहाँ इज लगा दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड हो जाता है। देखो, अधिकतर करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं ईडी लगाकर या ईएन लगाकर। किससे बनाते हैं? ईडी या ईएन। किसी भी वर्ब में लास्ट में यही जोड़ करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो प्लेड हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना था? अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ था इन द फील्ड, तो इन द फील्ड लिख दिया गया हमने। फिर उसके बाद बाई, एंड लास्ट में सब्जेक्ट क्या था? राम, तो हमने लास्ट में राम लिख दिया। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा टेंस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? इसका पैसिव वॉइस हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, साथ में क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जब इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, क्या आ जाए? इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, और उसके साथ पैसिव वॉइस जब इसका हम बनाएंगे तो इज, एम या आर के साथ
हम बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बेटा? बीइंग जोड़ देते हैं। बीइंग का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं? बीइंग का काम होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हटाने का काम करता है। क्या करता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हटाने का काम करता है। चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज कि इसका एक्सरसाइज क्या होगा। देखिए जैसे आपसे कहा गया कि मुकेश, तो नहीं इनको खोलो यार। एक खोला। मुकेश इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो क्या दिया गया? मुकेश इज ईटिंग मैंगो। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मुकेश है। इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग क्या है? वर्ब है। और हमारा मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। अब देखो मैंगो हमारा एक वचन है कि बहुवचन, पहले ये क्लियर करिए। जब हमारा मैंगो एक वचन होगा तो एक वचन के अनुसार हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज। ठीक है, क्या होगा? मैंगो इज। फिर उसके बाद मैंगो इज हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाना है? इज एम आर के साथ बीइंग भी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज बीइंग। बीइंग लगाते ही हमारा यहाँ का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। अब उसके जगह पर क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? EATEN, इटेन। अभी हमने बताया आपको ना कि थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, या तो ED लगाकर बनाते हैं या तो EN लगाकर। इन दोनों चीज़ को लगाकर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो मैंगो इज बीइंग ईटेन। अब ये बताओ अदर वर्ड कहीं दिख रहा है आपको? नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद ही अदर वर्ड होता है। तो अदर वर्ड नहीं है तो उसे छोड़ दो। अदर वर्ड छूट गया। अब उसके बाद क्या बचा हमारा? बाई बचा। तो बाई एंड लास्ट में मुकेश उठ करके इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? मुकेश। तो इतना समझ में आया? तो कैसे बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। इज एम आर सहायक क्रिया थी एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता? इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ जाता। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब था और अदर वर्ड था। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखा जैसे यहाँ नियम है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा गया इज। फिर बात इसमें क्या बताया गया था कि इज एम आर के साथ क्या जोड़ना है? बीइंग वर्ड जोड़ना है। तो हमने यहाँ बीइंग वर्ड जोड़ दिया। और उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इट का इटेन। और उस सब्जेक्ट पहले क्या लगता है? बाई। तो बाई मुकेश। तो 3 टेंसेस हम लोग पढ़ लिखे हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा टेंस, जिसका नाम तीसरा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब है कि जब कोई भी हैज या हैव मिले और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? हैज या हैव प्लस बीन लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लगता ही है। ठीक है, तो देखिए हम सब आगे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काट देगा
उदाहरण देखिए, मोहन हैज eaten the fruits in morning। ठीक है, तो क्या हो गया, मोहन हैज eaten the fruits in morning। तो इसका क्या होगा जरा समझिए। इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एंड लास्ट में अदर वर्ड है। तो कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रूट्स। अब ये बताइए, द फ्रूट्स एक वचन है कि बहुवचन, कौन सा वचन है बेटा, एक वचन है कि बहुवचन। तो फ्रूट्स क्या है, यहाँ यस लगा है ना, तो बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या लगता है लगता है कि हैव लगता है पैसिव वॉइस में। तो क्या लगेगा, सही करे बेटा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। और क्या हो गया, द फ्रूट्स हैव। अब उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन। इतना क्लियर हुआ, द फ्रूट्स हैव बीन। अब उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या था, ईटेन, तो पहले से थर्ड फॉर्म में था ना बेटा, तो ईटेन का ईटेन। अदर वर्ड क्या है, इन मॉर्निंग। अब देखो सब्जेक्ट हमारा उठ करके यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई मोहन। क्या हो जाएगा, बाई मोहन। तो आपको प्रेजेंट का तीनों समझ में आया, तीन टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सा, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। किसकी तरफ, पास्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या शुरू करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, चौथा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए या क्या आ जाए, डिड आ जाए। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वाज या वर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे देखो, ही स्टोल द जैम टू द पॉट। ही स्टोल द जैम टू द पॉट। तो जरा देखिए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। स्टील क्या है, स्टील का सेकंड फॉर्म क्या है, स्टोल। तो स्टोल क्या हो गया हमारा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। द जैम क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू द पॉट मतलब ये अदर वर्ड है। टू द पॉट मतलब होता है बर्तन से। तो आगे देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द जैम। अब देखो क्या लगेगा, वाज एवर, जैम एक वचन है तो वाज, द जैम वाज। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टोल का क्या हो जाएगा, स्टोलन, STOLE, स्टोलन। फिर अदर वर्ड लिखेंगे, टू द पॉट। ठीक है। अब हमारा ही उठ करके यहाँ से उस साइड आएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा।
यहाँ पहले आप लोग प्रोनाउन नहीं सिर्फ नाउन समझिए। राम, प्रोनाउन अभी आपको बता देंगे। तो राम के पहले क्या लग जाएगा, बाई, फिर राम लग जाएगा। ठीक है। अब पांचवा टेंस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहता है। ठीक है, बस क्या जुड़ जाता है, बीइंग। मतलब क्रिया क्या रहेगी, वाज या वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज या वर, और उसके साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग। ज़रा इसको देखिए, इसी सेंटेंस को बनाते हैं। राम वाज स्टीलिंग द जैम। ठीक है, तो राम वाज स्टीलिंग द जैम। राम क्या है हमारा बेटा, सब्जेक्ट है, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टीलिंग क्या है, वर्ब है, द जैम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द जैम, तो द जैम एक ही वचन है तो वाज ही आएगा। यहाँ देखो लिखा है ना, वाज वर का वाज वर प्लस बीइंग। अब देखो यहाँ आईएनजी आया ना बेटा, तो आईएनजी को हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बीइंग। अब उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टिल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। ठीक है। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखा दिया क्या है, अदर वर्ड, लेकिन यहाँ कहीं अदर वर्ड है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले बाई, फिर सब्जेक्ट राम। तो इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। आगे हम लोग शुरू करते हैं छठा टेंस, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट। छठा टेंस पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। इसका जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, हैड आएगा, तो हैड का क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन हो जाएगा, और इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। देखिए, रामू had bathed, Ramu had cooked the food from morning. रामू हैड कुक्ड द फूड फ्रॉम मॉर्निंग। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा समझिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, छाट लीजिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड या कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। ठीक है, हैड है, हैड का हैड ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, हैड के साथ बीन लग जाएगी, तो हैड बीन। वर्ब हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुक का क्या हो जाएगा, पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, कुक्ड। तो अदर वर्ड क्या है यहाँ, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग हो गई। अब क्या लगाएंगे, बाई, एंड लास्ट में सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो बाई रामू। इतना समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं सातवां टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट किस में जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका कैसे बनेगा, विल या शैल रहेगा, क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में,
विल या शैल प्लस बी। जैसे रामू विल ईट द फ्रूट्स। ठीक है, तो रामू विल ईट द फ्रूट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा द फ्रूट्स है, तो द फ्रूट्स, ठीक है, क्या है, द फ्रूट्स। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, विल है, तो विल के साथ क्या जोड़ना है भाई, बी भी जोड़ना है, द फ्रूट्स विल बी। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। अदर वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो बाई क्या था, राम। ठीक है, सातवां टेंस समझ में आ गया। आठवां और लास्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है बेटा, आठवां, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या लगेगा, सहायक क्रिया विल या शैल के साथ क्या जोड़ते हैं बेटा, हैव, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल या शैल ही रहेगा प्लस हैव रहेगा, बस इसके साथ क्या जोड़ देना है, बीन वर्ड जोड़ देना है। जैसे राम विल हैव read द बुक। ठीक है, राम विल हैव रीड द बुक, तो द बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, द बुक, विल हैव, फिर क्या लगेगा, बिन लगेगा। यहाँ विल हैव क्यों आया बेटा, पता है ना, सिर्फ आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब कर्ता के साथ विल, तो इसलिए विल हैव आया, तो द बुक विल हैव बीन। हेल्पिंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड पहले से ही थर्ड फॉर्म में, रीड तीनों थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड अदर वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो राम है, तो बाई राम। तो आशा करते हैं कि इतना आपको टेंसेज, आठों टेंसेज समझ में आए होंगे। लेकिन आपका जो बचा हुआ टेंसेज है उसका कोई भी बायस नहीं बनता, अर्थात उन बाकी बचे हुए 4 टेंसेज का हम बायस नहीं बनाते। नहीं बनाने का मतलब है कि जिस टेंस में है उसी टेंस में वो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस यही 8 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं, और बाकी 4 टेंसेज में कोई प्रकार की चेंजेज नहीं होती। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरीके से हमने टोटल 8 टेंसेज पढ़े। अब जरा इन सब को शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। चलिए, हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में ये आएगा तो पैसिव वॉइस में ये होगा। ठीक है, तो ऐसे रॉ बना लेते हैं दोनों का। पहला क्या था, वर्ब आ जाए या वर्ब प्लस यस या यस आ जाए, या डू या डज आ जाए। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इज, एम या आर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अभी इसके लिए मत सोचो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो वर्ब प्लस एस या ईएस, डू या डज आएगा तो इज एम आर हो जाएगा। दूसरा क्या बताया गया, इज एम या आर आ जाए ना, तो उसका क्या बनेगा, इज एम या आर रहेगा, उसके साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है। ठीक है बेटा। तीसरा क्या बताया गया, हैज या हैव आ जाए, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन लिख देना है। चौथा क्या बताया गया, डिड आ जाए या वर्ब का सेकेंड
फॉर्म आ जाए। तो इसका क्या करना है, इसका वाज या वर में पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज या वर। पांचवा वाज या वर आ जाए तो इसमें वाज या वर रहेगा, उसके साथ क्या जोड़ना है, बीइंग वर्ड जोड़ देना है। छठा हैड आ जाए तो हैड का हैड बीन कर देना है। सातवां विल या सेल आ जाए तो उसका क्या लिखना है, विल या सेल प्लस बी कर देना है। आठवां विल या सेल आ जाए और उसके साथ हैव हो तो उसका क्या हो जाएगा, विल या सेल प्लस हैव के साथ बीन। तो ये थी हमारे कुल 8 टेंसेज, जिसमें मैंने क्या क्या देखा कि जब वर्ब आ जाए, वर्ब में यस या ईएस आ जाए या डू या डज आ जाए, किस में आ जाए, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, इज एम आर लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब दूसरा देखिए, यदि हमारा सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में एज एम आर है तो पैसिव वॉइस में एज एम आर ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, बीइंग वर्ड जुड़ जाएगा साथ में। थर्ड देखिए, हैज हैव है तो उसका पैसिव वॉइस में हैज हैव ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग वर्ड जोड़ना है। चौथा डिड है या वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसका वाज या वर हो जाएगा। पांचवा वाज या वर है तो उसका वाज और होगा, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। हैड है तो हैड के साथ बीन। विल सेल है तो विल सेल के साथ बी जोड़ना है। विल या सेल है और प्लस हैव है तो विल या सेल प्लस हैव बीन। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के बेटे का तीन बार मतलब कान पकड़ खींचा था, तो वो कितनी बार चिल्लाया था, 3 बार चिल्लाया था ना बेटा। तो हमेशा के लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस के सभी टेंसेज में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और बाकी जो नहीं बताया गया उसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया है। अब हम लोग देखने वाले हैं पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम। निगेटिव नियम में देखो कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। पैसिव वॉइस के निगेटिव नियम में क्या है, कुछ भी नहीं करना होता, बस जरा सा परिवर्तन होता है बेटा। जरा देखो क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो लिखते ही थे, फिर क्या लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे ना। बस इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या प्रयोग कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। और उसके बाद जो हम बी बीइंग वगैरह लिखते हैं, अगर वो दिया है तो उसे लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बी या बीन नियम में है तो लगेगा, नियम में है तो लगेगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई एंड लास्ट में सब्जेक्ट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं यहीं पर, इसी सेंटेंस में से। जैसे आपसे कहा गया कि राम डज नॉट कुक द फूड। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, वही नियम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट को छोड़ दो, वर्ब ऑब्जेक्ट। नॉट तो निगेटिव का सूचक होता है ना, इसलिए उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। ठीक है, द फूड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, डू डज में, तो डू डज में क्या लग रहा है, एज एम आर। तो फूड एक वचन रहेगा तो क्या लगेगा, एज, सॉरी बेटा, फूड एक वचन है तो क्या लगेगा, एज। तो द फूड इज। फिर नॉट लगाना है, नॉट हो गया। ठीक है, और यदि यही डज के जगह पर एज एम आर रहता तो
तो यहाँ नॉट के बाद बीइंग वर्ड लग जाता है। जैसे देखो यहाँ है ना, तो बीइंग वर्ड है तो बीइंग लग जाता, नहीं रहता तो नहीं लगता। तो ये बताया गया कि बीइंग या बीइंग हो तो लगेगा और नहीं है तो नहीं। नॉट हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। फिर उसके बाद अदर वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बाई। राम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम। इतना समझ में आया बेटा। तो ये इसी तरीके से निगेटिव का नियम बनता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी, बीइंग अगर दिया है नियम में है तो लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई एंड लास्ट में सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। हमारा वाइस समापन की ओर चल रहा है तो दो सेंटेंस और बचे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जरा उसको देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप ये निगेटिव सेंटेंस का जो नियम है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बता रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता बेटा, बस एक नियम जरा सा चेंज हो जाता है। क्या, यदि सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है बेटा, क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और यदि नॉट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना। यहाँ लिख लो, नॉट है तो लगेगा ना, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं लगाना। ठीक है, नॉट है तो क्या करना है, लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो जैसे देखो कहा गया आपको रामू, सॉरी हैड रामू, देखते हैं हैड देखेंगे नहीं समझ में आएगा। हैज रामू देखिए, हैज रामू ईटेन द फ्रूट इन नून, दोपहर में। लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैज रामू ईटेन द फ्रूट्स इन नून है, तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज है तो हैज का क्या होता है, हैज है के साथ बीन जोड़ना है ना, हैज है के साथ क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। तो हैज है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स एक वचन कि बहुवचन, देखिए फ्रूट्स यस लगा है ना, तो बहुवचन है। तो एक वचन में तो हैज लगता है भाई, बहुवचन में क्या लगता है, हैव। तो क्या हो जाएगा, हैव द, ऑब्जेक्ट आ गया ना बेटा, उसके बाद फ्रूट्स, हैव द फ्रूट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, नॉट है तो लगेगा, अन्यथा नहीं। तो नॉट यहाँ कहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो नहीं लगेगा। एक्टिव वॉइस में यदि नॉट होगा तभी हम नॉट लगाएंगे, एक्टिव वॉइस में यदि नॉट नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाना। किसी भी अवस्था में यदि एक्टिव वॉइस में नॉट दिया है तभी नॉट हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ। हैव द फ्रूट्स, उसके बाद क्या करना है, हैव द फ्रूट्स हो गया, उसके बाद क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट है तो लगाना, नहीं तो नहीं, तो नॉट दिया था, नहीं दिया था, नहीं लगाना है। अब उसके बाद देखो नियम में बी, बीन और बिंग कहीं दिख रहा है, बी, बीन और बिंग। देखो हैज हैव था, हैज हैव के साथ क्या लगाना है, यहाँ देखो बीन दिखाई दे रहा है ना, तो उसके बाद क्या लिखना है, बीन। क्या लिखना है बेटा, बीन। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, पहले से ही थर्ड फॉर्म में था ईटेन। हमने कई बार आपको बता दिया कि ईडी और ईएन लगा करके वर्ब में हम अधिकतर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ईटेन हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है, अदर वर्ड ये रहा, इन नून, ईटेन इन नून, फिर बाई एंड लास्ट में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, रामू। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रामू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आशा करते हैं ये समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट है तो लगेगा, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद बी, बीन, ये सब नियम में है तो लगेगा, अन्यथा नहीं। मतलब एक्टिव वॉइस में जैसे हैज हैव था तो उसमें पैसिव वॉइस में क्या बन गया, हैज हैव बीन। तो बीन आया ना, तो उसमें बीन लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य आता है तो बस क्या करते हैं, यही हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लिख देते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो क्या बताया गया, यदि क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य आता है तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम यदि वाई लगा दें, हैज के पहले क्या लगा दें,
वाई। तो यहाँ हमारा पहले क्या हो जाएगा, वाई। जैसे हमने कहा कि वाई हैज रामू, वाई हैज रामू इटेन द फ्रूट इन नून। तो यही बस क्या करना है, हमें पहले लगा देना है वाई हैव था ना, हैव का हैव ही, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड यदि सिंपल सा आएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख जाएगा। बस हु का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। किसका नियम चेंज होता है, हु का। हु वाले वाक्य में क्या होता है जरा समझिए। हु वाले वाक्य में जरा सा नियम चेंज होता है। हु को हम किस में बदलते हैं, हु को हम होम में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा, होम में। और इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि हु को होम में बदलते हैं और इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, हु हैज स्टोलन योर बुक, ठीक है। हु हैज स्टोलन योर बुक। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, हु को किस में बदलना है, होम में, और उससे पहले क्या लगाना है, बाई। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाई, हु को किस में बदल दिए, होम, बाई होम। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज स्टोलन योर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगना है, हैज के साथ बीन ना। तो बाई होम हैज बीन स्टोलन बाई होम। सबसे पहले क्या करना है, हु आएगा तो हु को किस में बदलना है, बाई में बदलना है। फिर उसके बाद होम लिखना है, फिर हैज लिखना है, फिर स्टोलन लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से स्टोलन था, और लास्ट में योर पेन। इतना समझ में आया। आशा करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये नियम थे और क्वेश्चन वर्ड के ये नियम है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, हम लोगों का अब तक का सबसे लास्ट सेंटेंस, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इम्परेटिव सेंटेंस से ही वाक्य, कौन से सेंटेंस से वाक्य देखने को मिलता है, इम्परेटिव सेंटेंस से। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का नियम थोड़ा सा चेंज होता है, इन सब से वो एकदम से अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट लिखना है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम बी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम लिखते हैं अदर वर्ड। यहाँ पर बाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, छिपा होता है, और इसलिए यू का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा ये, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कहा गया ओपन द डोर, ठीक है। क्या बोला गया, ओपन द डोर, दरवाज़ा को खोल दो। तो इसमें हमारा क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, लेट लिखना है ना बेटा। तो लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, फिर उसके बाद क्या लिखना है, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन। तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। तो क्या हो गया, लेट द डोर बी ओपन। और इसमें ज़रा सा दो नियम एक्स्ट्रा होता है। पहला नियम होता है आपका रिक्वेस्ट वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्य। जब कोई भी आपके क्वेश्चन में सर, प्लीज, मैडम, काइंडली, मोस्टली, इन सब का प्रयोग हो,
तो इनको हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसका पैसेज बनाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लीज को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर उसके बाद क्या करना है, टू के बाद जैसे है सिमिलर वैसे ही लग जाएगा, गिव मी योर पेन। इतना समझ में आया। जरा फिर से देखिए, रिक्वेस्ट वाले वाक्य जब कभी आएंगे तो उसमें सर, प्लीज़, मैडम, काइंडली, ये सारे सब दिखाई देंगे। उसमें हम क्या करना है, इन सबको हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। सेकंड नियम, लास्ट नियम है, जरा देखिए, ऑर्डर वाले वाक्य। तो जब कभी भी किसी भी वाक्य से ऑर्डर का बोध हो तो उसे हम बदलते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू में। किस में बदला जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे आपको कहा गया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो खड़े होना क्या है बेटा, ऑर्डर दिखाई दे रहा है ना, स्टैंड अप। जैसे मैं आपसे कहूँ कि खड़े हो जाओ तो क्या है, ऑर्डर्ड है। क्यों ऑर्डर्ड है, क्योंकि आपको कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है। आपको ये बताया गया था ना कि यदि कोई छोटा लड्डू किसी बड़े लड्डू से बोलेगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। और यदि कोई बड़ा लड्डू किसी छोटे लड्डू से बोलेगा तो क्या होगा, ऑर्डर होगा। और यदि बराबर के लड्डू रहें तो एडवाइस होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, बड़ा व्यक्ति बोल रहा है ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो कैसे बदल लेंगे, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो इतना समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे देखते हैं कि वॉइस में प्रोनाउन का यूजेज। ठीक है, जो प्रोनाउंस हमारे आते हैं उसका वॉइस में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हो ना कि हमारे प्रोनाउन कुल कितने होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, 3% होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते चल रहे हैं। एक्टिव वॉइस में ये प्रोनाउन आएगा तो पैसिव वॉइस में ये प्रोनाउन हो जाएगी। और ये कभी कभी उलटते भी रहते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस में आई आया तो पैसिव वॉइस में उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में यदि वी आया तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में यदि यू आया तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है। इसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं और इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ही आया तो ही का हिम, सी आया तो सी का हर, इट आया तो इट का इट, और यदि दे आया तो दे का क्या हो जाएगा, दे। अब जरा इसको समझो। जैसे कहा गया कि ही इज प्लेइंग विथ मी। जरा रिकॉल करो तो पैसिव वॉइस बनाने के नियम हमने क्या बताए थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर क्या होगा, बी, बीइंग और बीन। नियमानुसार है तो लगेगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, बाय लिखना है, एंड लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है। तो अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले इसे छाट लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये हमारा कंप्लीमेंट है, में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे ना बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो देखो यहाँ क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ आगे रखेंगे ना किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो आई हो गया। ठीक है, अब एज एम आर वाले में क्या आता था, एज एम या आर था तो उसका क्या होता था, एज एम या आर ही होता था, उसके साथ में क्या जोड़ देते थे बेटा, बीइंग जोड़ देते थे ना, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, नियम के अनुसार एम लगेगा। एक्टिव वॉइस में ये था और पैसिव वॉइस में ये था ना, तो आई एम हो गया। अब क्या जोड़ना है, बीइंग, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर बी बी बीइंग बीन, नियम अनुसार है तो लगेगा, अन्यथा नहीं, तो नियम के अनुसार है ना, तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा, आई एम बीइंग। अब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, प्लेड, फिर उसका क्या लगेगा, हमारा ये छूट रहा है ना कंप्लीमेंट, प्लेड विथ। ठीक है, अब उसके बाद बाय उस साइड जाएगा ही, तो उससे पहले क्या लगेगा, बाय। अब देखो सब्जेक्ट है, क्या है, ही, हो क्या रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। एक्टिव वॉइस में क्या था, ही था, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, हिम हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या था, मी था, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, आई हो गया। मतलब एक दूसरे के ऊपर पलटते रहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोनाउन परिवर्तन। इसी के साथ हमारा जो आज का वॉइस टॉपिक था वह समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकॉल करके फिर से उसे लगा करके चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि कहीं कुछ छूट रहा तो नहीं रहा, या कुछ ऐसा तो नहीं टॉपिक है जो छूट रहा हो। यदि ऐसा छूट रहा हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से उसको आपको रिवीजन करा दूँगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि यह आपका जो एग्ज़ाम है क्लैट, यह आपके मिशन क्लैट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अर्थात यह स्पेशली फॉर क्लैट ही नहीं है, यह क्लैट यूजी और पीजी दोनों के लिए है। यूजी पीजी जानते हैं ना, एलएलबी और एलएलएम दोनों के लिए है, बीएलएलबी बीएलएलएम दोनों के लिए है। और साथ में यह क्लैट के लिए ही नहीं, पैसिव वॉइस आपके एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछता है। किसी किसी एग्ज़ाम में पूछता है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है, सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम में पूछता है, और ऐसे विभिन्न प्रकार के अदर एग्ज़ाम्स में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन रखे जाते हैं। और जहाँ तक क्लैट की बात है तो क्लैट में कम से कम आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 5 से 6 क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।